रिलेटेड। तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरी नॉलेज को एक बार गैदर्ड करना है। तो अब हम लोग कुछ और फॉर्म्स देखेंगे, कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनसे जो कैलकुलेटिव आती हैं उनको भी देखना है ध्यान से। ठीक है, इमेज देख लो, ईसीजी का इमेज जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक मिनट। ये आपके एनसीईआरटी वाली इमेज, तो सिंपल सा है पी क्यू आर एस टी, और इतना सारा उसके बारे में जान लिया है तो ये सिंपल नाम में तो पी क्यू आर एस टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पेंसिल से चाहो तो यहाँ पे यू वेव भी लिख सकते हो, जो कि अभी अंडर स्टडी है, बट ये डोंट नो कि ये पी वेव को स्टार्ट कर रहा है या आगे या क्या, क्योंकि ये पी वेव से रिसेंबल कर रहा है, तो अभी तुम कंफ्यूज मत हो। पी वेव ही इसको रखो, एनसीईआरटी में जितना मेंशन किया है, मतलब ये नेक्स्ट कार्डियक साइकिल की पी वेव होगी, तो इसके लेवल को मत ढूंढने लगना कि ये क्या है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में पैसिव फिलिंग, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एवी वॉल्व्स क्लोज्ड, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, एंड सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन, तो इसको जो आपने क्या बोला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये सेकंड्स रिवाइज हो गए, आपको दिख रही है वेव्स बनती हुई कार्डियक साइकिल्स में। अब आप देखो सामने, अगर ये पूरी प्रोसेस एनिमेटेड जो दिख रही है, इससे रिलेटेड कितने ग्राफ आपको आ रहे हैं। एक तो एरोटिक प्रेशर, ठीक है, एरोटा के अंदर, फिर एट्रियल प्रेशर, एट्रियम के अंदर, वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल के अंदर, देन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं आप, फिर ईसीजी देख रहे हो आप, फिर फोनोकार्डियोग्राम देख रहे हो, तो डिफरेंट चीजें एक ही प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से हैं। ग्राफ पे हम करेंगे बात, अभी आप सारी चीजें पहले अच्छे से समझ जाओ। ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ये किसकी लोकेशन है, सिंपल पूछेगा, चेस्ट लीड की है। हाँ भाई, चेस्ट लीड की है। ये मेन ईसीजी की लीड नहीं, मतलब मेन रिस्ट वाली जो ट्राई ट्राई होती हैं वो मेन होती हैं, ठीक है, रिस्ट पे और लेफ्ट लेग पे, एंकल पे, तो वो आपकी मेन रहेगी, बाकी क्या है, एसेसरी है डिटेल ईसीजी के लिए। ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया। पी वेव द सिक्वेंशियल एक्टिवेशन, एक्टिवेशन को आप डिपोलराइजेशन से ही रिलेट करोगे। डिपोलराइजेशन है मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो गया, पोलराइज तो नॉर्मल रहता है, तो न्यूट्रल वर्ड यहाँ कुछ भी नहीं है, चार्ज रहते हैं, दैट इज द पोलराइज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ventricular depolarization मतलब ventricular systole, normally the ventricles are activated simultaneously, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ में। एसटीटीवी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, एसटी मतलब ये जो आपको ये फ्लैट स्ट्रक्चर मिला, फ्लैट एंड ये पूरा आपका क्या हो गया, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। दैट्स व्हाई आई सेड कि वहां पे एनसीईआरटी में जो आपका दिया हुआ है वो डायस्टोल होना चाहिए, बट ठीक है, आप अभी ध्यान में रखो। यू वेव, यू वेव जब पूछा जाएगा तभी इसका ज्ञान देना है, अदरवाइज इसको नहीं ध्यान में रखना है। ओरिजिन ऑफ दिस वेव इज नॉट क्लियर, अभी तक साइंटिस्ट को भी बहुत क्लियर नहीं है, बट प्रोबेबली रिप्रेजेंट आफ्टर डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल, पूरा डिपोलराइजेशन होने के बाद वेंट्रिकल्स में सप्लाई, कुछ रिमेनिंग सप्लाई है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, क्या है वो नहीं पता, लेकिन इट डिनोट्स कि आफ्टर डिपोलराइजेशन स्टेज को वो दिखाता है, और वहां पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स होगा, दैट्स वाई वो जनरेट हो रही है, बट बहुत रिलेवेंट अभी नहीं है, इस पे स्टडी चल रही है, तो नॉट क्लियर में आप रहो इसको। आपको जो ध्यान रखना है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो ये पूरा आपका फिनोमेना हुआ, हार्ट के अंदर ब्लड का आना, वेंट्रिकल में जाना, ऑरिकल में आना, वेंट्रिकल में जाना, देन एरोटा से और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाना। ठीक, कार्डियक साइकिल 1 2 3 4 5 6, एक साइकिल में सारी वेव आपको रिलेट हो रही है। वेव को आप देखने के लिए एक एक साइकिल डिफरेंट डिफरेंट ले लिया, पहला स्टार्ट किया है 1 से, कहाँ है ये देखो, वो अब एनसीईआरटी वाले को तुम पी ही रखना, वो जो सेकंड वाला दिया है, क्योंकि इसको हम ले लेते हैं कि नॉर्मल डायस्टोलिक कंडीशन,
ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक वेव लाइन आपको मिल रही है। यहाँ पे डायस्टोल कंडीशन है और नॉर्मल पैसिवली फीलिंग स्टार्ट है ऑरिकल और वेंट्रिकल की। फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, क्या आएगा? पी वेव आएगा, मतलब ये वाली चीज चल रही है। देन आप ये देखो, ये हाईलाइटेड है थोड़ा, पी वेव वाला कंडीशन आ गया। क्या कह रहा है? पी वेव सिस्टोल में जाएगा, पी वेव सिस्टोलिक कंडीशन में जाएगा और ब्लड को फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली कह लें तो एक्टिवली कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो ऐसे नोड से सिग्नल या लेफ्ट और राइट एट्रियम में उससे पंपिंग होगी और वेंट्रिकल फिल होगा। वही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, फिलिंग की प्रोसेस चल रही है। तो आपका यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये सब इसमें कवर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात आता है वेंट्रिकल भर गया। अब वेंट्रिकल, अब इम्पल्स को भी ध्यान दो, पर्पल कलर का इम्पल्स कहाँ दिख रहा है? देखो अभी इधर चल रहा था, लाइट पर्पल दिख रहा है। नाउ एवी नोड को रिसीव हो गया। अब नीचे का कंट्रोल एवी नोड के पास है बेटा, एवी नोड एवी बंडल ये कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे नोड आगे सिग्नल भेज चुका है इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए। अब यहाँ पे पैरेलली जो एट्रियम सिस्टोल चल रहा होगा वो दूसरे साइकिल का है। क्लियर? तो ये यहाँ पे ट्रेवल कर गया सप्लाई, एंड ये कंडीशन अब क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल को और वेव आपको क्या मिलेगी? क्यू आर एस। ठीक, ये इंटरवल हो गया, इसी को मेन बोलते हैं पी आर इंटरवल, पी क्यू आर इंटरवल। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज। हाँ जाओ, जाओ रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। क्लियर है? अब क्या बात आ रही है? फिफ्थ में पूरा वेंट्रिकल फिल हो चुका है, वेंट्रिकल मतलब फिल होके ट्रांसफर हो चुका है, सिस्टोलिक कंडीशन जा चुकी है, अब रिलैक्सेशन में जा रहा है। तो दिस वन यहाँ पे देखो, ये पर्पल कलर का दिख रहा है, रिलैक्स है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। ठीक है, रिलैक्सेशन में चला गया तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया, पूरा फुल्ली रिलैक्स हो गया तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है। उसके बाद फिर से आपका वही वन वाला पॉइंट आ जाएगा जिसमें आप टी के बाद वाली आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से स्टार्ट किए थे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ। पी क्यू आर एस टी पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो बेटा, जो मैं तुम्हें बात बोल रही थी कि ईसीजी को पढ़ने के लिए आपको नॉर्मल हार्ट बीट में आप किस चीज को बहुत क्लियरली देख सकते हो? जो पीक बन रहा है उसको देख सकते हो। ठीक है, इस पीक पॉइंट को आपने क्या बोला है? क्या बोला है ईसीजी में? आर बोला है ना? ठीक है, जस्ट काउंट द आर एट रेगुलर इंटरवल। आपने आर को काउंट कर लिया और हार्ट बीट आ जाती है कि कितना उसकी हार्ट बीट चल रही है। ठीक है, एक तो इससे आती है, दूसरी ये जो पल्स छू के डॉक्टर देखता है, यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, उस रेडियल आर्टरी थंब के नीचे होती है, उस रेडियल आर्टरी को टच करते हैं तो उसको टच करने पे आपको हार्ट बीट पता चलती है, पल्स। ठीक है, ये ईसीजी में हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल कैसा होता है पता है? फोर 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 स्मॉल स्क्वायर, वन टू, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ हाफ मिलके फोर हो जाएंगे, वन टू थ्री कंप्लीट होता है। ये नॉर्मल है। फास्ट हार्ट बीट चल रहा है तो क्यू आर इंटरवल इन फोर स्क्वायर से क्लोज आ जाएगा। अब देखो इसको लॉजिकली सोचो बच्चे, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो अब तुम इस पे खुद ही ग्राफ अप्लाई कर सकते हो। ग्राफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स से बन रहा है, फास्ट हार्ट बीट है मतलब फास्ट कार्डियक साइकिल चल रहा है, सिंपल सी बात। फास्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है, यही साइकिल रिपीट हो रहा है ज्यादा बार। जब आप 72 पे मेजर कर रहे थे, क्योंकि अब उसको 0.8 सेकेंड तो टाइम ही लग रहा है, तो हार्ट बीट आपकी 80 पहुंच चुकी है, तो वही उसी ड्यूरेशन में वो पॉइंटेड वाला चीज फास्ट होने लगेगा। तो अब क्या हुआ? आर इंटरवल क्लोज आ गए। लॉजिक है सब सिंपल, ईसीजी समझने के। आर इंटरवल के बीच के जो फोर स्क्वायर थे स्मॉल स्क्वायर वो कम हो गए। ठीक है, स्लो हार्ट बीट है तो भाई दूर हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर अभी ये हार्ट बीट में, हार्ट में कोई डिजीज नहीं है, ये आप कंडीशनल, आप दौड़ रहे हो तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, आप रिलैक्स हो गए हो, सोने जा रहे हो, सो रहे हो तो हार्ट बीट स्लो चल रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे आपको आर पीक मिल रही है। और जब ये कभी भी मिल रही है, कहीं भी मिल रही है, मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है, तो इरेगुलर हार्ट बीट बोलेंगे उसको। इज इट क्लियर बच्चा? पी आर इंटरवल समझना, क्यूटी इंटरवल समझना,
एंड ST इंटरवल समझना, क्योंकि ST इलेवेशन आता है, ST इलेवेशन इज हार्ट अटैक। ये पीक ऐसे आने की जगह ये पीक ऐसे हो गए, दैट शोज हार्ट अटैक। अभी हम दिखा देते हैं तुम लोग को ECG, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। बाकी डिजीज वाला पोर्शन हम पूरा लास्ट में मंडे को लेंगे। ये देखो, एलिवेट कर गया, ठीक है, ST एलिवेशन। ये बॉक्सेस है, एक बड़ी बॉक्स और छोटे बॉक्स। इन सब पे बात करेंगे अपन मंडे को, आज नहीं करते। एक ये चीज और ध्यान में रख लो, एंथोवेंस ट्राइंगल, जो आप 3 लीड की बात कर रहे हो, 1 2 3, 2 रिस्ट में है एंड लिम्स में, एंकल में, लेफ्ट लेग में, उससे जो बनता है उस ट्राइंगल का नाम पूछता है, एंथोवेंस ट्राइंगल। इसी में पॉजिटिव, निगेटिव और वेक्टर को अप्लाई करके पूरा रीड करके तब ECG जनरेट होता है। ये उसके पीछे की थ्योरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके लेवल पे एक क्वेश्चन आता है, एंथोवेंस ट्रायंगल इज रिलेटेड टू व्हाट? हार्ट, लंग्स, ठीक है। हार्ट में भी हार्ट के कार्डियक साइकिल, बीट, किस चीज से रिलेटेड। चलो ये तो हो गई ये सारी बातें। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? मिला होगा MCQ सॉल्व करते वक्त, क्लियर। कार्डियक आउटपुट इज सिंपली स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना पंप किया वेंट्रिकल ने, बाहर आया, और रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट में कितनी हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का कार्डियक आउटपुट आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड फ्रॉम हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि एरोटा में जाना है, इनटू द सिस्टमिक एरोटा इन द 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। क्लियर। 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है उसके हार्ट से, दिस इज कार्डियक आउटपुट। क्या हो जाएगा ये? स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी बार कर रहा है, उतनी बार कार्डियक साइकिल चल रही है, और जितनी बार कार्डियक साइकिल चल रही है उतनी बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उसका, जिससे वो बाहर आ रहा होगा ब्लड। क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइनेट वॉल्यूम। 1 मिनट में वॉल्यूम जो रिलीज होगा वही कार्डियक आउटपुट होगा। It is calculated as the product of stroke volume, amount of blood pumped by the left ventricle, ध्यान देना, each time it contracts, and rate of heartbeat। क्लियर है। जैसे हम एवरेज ले लें तो 70 ml आपका कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम भी अभी दिखाते हैं, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है, बाहर आ रहा है। इसको 75 मिनट आपने लिया कि हार्ट बीट का रेट क्या है, 75 मिनट मल्टीप्लाई किया 5250, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड जो होता है वो एक कार्डियक आउटपुट में जनरेट होता है नॉर्मल केस में। ठीक है बेटा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 5 लीटर, 7% ऑफ बॉडी वेट। डेटा वाइज है सब। ड्यूरिंग माइल्ड एक्सरसाइज द कार्डियक, माइल्ड एक्सरसाइज आ गया तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, अभी ग्राफ दिखाया था, टू अबाउट 11 लीटर। तो ये आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कितना स्ट्रोक हुआ है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये 75 की जगह पहुंच जाएगा 80 के अराउंड, 80 पहुंच गया, 82 पहुंच गया, डिपेंड्स। माइल्ड लिख रहा है तो आप 80 के अराउंड समझ लो। तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ब्लड तो उतना ही है बॉडी में। क्लियर है बेटा? 11 लीटर, ये सब बहुत टेक्निकली लॉजिक दिमाग में सेट रहना चाहिए। इसको आप 11 लीटर ऐसे, अरे वो इंसान जब तक लेटा था उसके अंदर 5 लीटर ब्लड था, वो दौड़ने लगा तो उसके अंदर 11 लीटर हो गया। अरे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं रहा है, हो कैसे सकता है? उसका फॉर्मूला ही कह रहा है कि उसकी हार्ट बीट कितनी है, हार्ट बीट बढ़ी तो वो उतने बार, नंबर ऑफ टाइम्स उसने ऐड कर दिया आउटपुट को। ड्यूरिंग इंटेंस, अब इंटेंस एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट राइजेस टू 19 पॉइंट, अब ये थोड़ी ना उसके अंदर 20 लीटर ब्लड हो गया, वही, और बीट बढ़ गई, एंड हार्ट बीट में राइज टू 130 बीट पर मिनट। ठीक है, बहुत हाँफ रहा है कोई, बहुत हाँफ रहा है, ब्रीदिंग बढ़ गई है, हार्ट बीट बढ़ गई है, तो उस टाइम कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। भाई देखो, जितनी बार पंप होगा ब्लड तो फ्लो होगा ही ना, ब्लड का साइकिल क्लियर है तो वो चलेगा ही चलेगा। Cardiac output is directly proportional to the size of organism, metabolic rate, but is inversely proportional to age. सारी वॉल्व और चीजें धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, तो आप इसको कार्डियक आउटपुट को
रिलेट कर सकते हो कि जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है उससे कार्डियक आउटपुट विद द एज कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक साइज ऑर्गेनिज का क्या साइज है, वो मेटाबॉलिक कितना एक्टिव है, जितना मेटाबॉलिक एक्टिव होगा उतना उसको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगा, उतना उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए होगा, तो उतना उसकी ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक समझते जाओ और लाइनिंग क्रिएट करते रहो। अब ये इंपॉर्टेंट है डेटा, फ्रैक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड गोइंग टू एन ऑर्गन पर मिनट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन। किस ऑर्गन को कितना अमाउंट पर मिनट वॉल्यूम ब्लड का मिल रहा है, कुछ नहीं, हेपेटिक याद रखना सबसे ज्यादा जा रहा है 1500 ml, क्लियर। सभी पढ़ना है। कार्डियक फ्रैक्शन जो वहीं से वहीं पहुंच रहा है 200 ml, 1500। लीवर का हो गया, रीनल किडनी, रीनल मतलब किडनी, नेक्स्ट चैप्टर अपना यही रहेगा। मायो फ्रैक्शन मसल्स को, सिफेलिक ऑर्गन्स ब्रेन्स को, रिमेनिंग ऑर्गन, रिमेनिंग पॉइंट जो आपका 5 लीटर में बच रहा है वो सब आ जाएगा रिमेनिंग ब्लड, ठीक है। हेपेटिक फ्रैक्शन 28% of blood, as liver is the busiest organ of body and has maximum power of regeneration, और सारी टॉक्सिसिटी को भी वो ले रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से भी जा रहा है ब्लड उसके पास, तो लाइक बिजिएस्ट है, एक तरीके से मेंटेन कर रहा है वो, तो उसको सप्लाई भी चाहिए, वही बात है, उसकी सेल को उतना ऑक्सीजन चाहिए, उतना न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट, हो गया कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट, एक मिनट में पर स्क्वायर मीटर पे कितना कार्डियक आउटपुट है, दैट इज द कार्डियक इंडेक्स। एज एरिया ऑफ नॉर्मल यंग एडल्ट इज 1.7 मीटर स्क्वायर, 1.7 मीटर स्क्वायर में है ये, ठीक है। सो कार्डियक इंडेक्स इज 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, सिंपल सी चीज है, ठीक है। उसको एरिया को ले रहा है स्क्वायर मीटर में, कि एक यंग एडल्ट का स्क्वायर मीटर एरिया है 1.7 मीटर स्क्वायर, तो कार्डियक इंडेक्स क्या है कि कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर में कितना होगा, तो पर स्क्वायर मीटर में आप देख रहे हो 1.7 में दिया हुआ है, तो कार्डियक इंडेक्स आ जाएगा 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर इज द कार्डियक इंडेक्स। टोटल आपका 5 मीटर होता है, 5 लीटर होता है। कार्डियक रिजर्व इंपॉर्टेंट है, maximum amount of blood that can be pumped by left ventricle under the condition of maximum needs. In this condition, heartbeat can go up to 250 and stroke volume can go up to 100 ml per systole, जो 70 ml था वो 100 ml तक चला गया। Cardiac reserve is 25 to 30 liters, which is about 5-6 times of cardiac output. रिजर्व रह गया जो, ठीक है। कैसे, पर नॉर्मल में कितना जा रहा था 100 ml, अब ये कर ले अगर अपन माइनस 25 to 30 रेंज में, 30 मान लेते हैं अभी, तो आपका 70 ml दिया था स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो नॉर्मली 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है और वो पूरा एफिशिएंसी लगा रहा है, फिर जो आपका वॉल्यूम जा रहा है, तो उससे क्या हो गया, रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर की तरफ आ रहा है कुछ अमाउंट, फिर भी कुछ रह जाएगा, कभी भी पूरा कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये सब मैंने कल के टेस्ट में नहीं दिया है, लेकिन सब पढ़ लो तुम लोग एक बार, सब चीजें समझ में आ गई तो अब वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम प्रेजेंट है, क्लियर। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम ही होगा ना, सिस्टोल पे कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कैविटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इज इक्वल टू 120 to 130 ml। अब इसी को देखो मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम से माइनस कर दिया, अरे इसी को अपन ने रिजर्व वॉल्यूम से माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या कहता है, इसको इसी से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस करेंगे। क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, पूरे कॉन्ट्रेक्शन के बाद भी कुछ अमाउंट रह गया है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, एडीवी माइनस ईएसवी।
आ जाएगा रेंज में। आप मैक्सिमम मिनिमम लिमिट जैसे आप ब्रीदिंग में रख रहे थे उस तरीके से आप रखोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? वेनस रिटर्न क्या होगा? वेनस रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड से रिलेटेड, अमाउंट ऑफ इम्प्योर ब्लड रिटर्निंग टू राइट एट्रियम पर मिनट इज कॉल्ड वेनस रिटर्न। पूरा ट्रेवल करके भी जो रिटर्न आ रहा है वो है आपका वेनस रिटर्न वॉल्यूम 1.25 लीटर। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब ये रहने देते हैं। ईसीजी पढ़ेंगे अपन डिजीज के साथ थोड़ा। हार्ट रेट देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर प्रेजेंट विद इन 1 RR इंटरवल डिवाइडेड 300 बाय दिस नंबर टू कैलकुलेट द हार्ट रेट। एक ग्राफ है इसका। ठीक है, ये है हार्ट रेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय तो स्क्वायर है, तो RR इंटरवल में मैंने बताया 4 स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर आ रहे हैं 4। ठीक, हाफ इधर से, हाफ इधर से, 1 2 3 और ये दोनों मिलके 4। क्लियर? RR देखो, ये यहाँ हाफ की जगह ये स्टार्टिंग में है तो ये भी स्टार्टिंग में है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 4 इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और ये नॉर्मल है भी, नॉर्मल ईसीजी। तो इसको डिवाइड 300 को डिवाइड करना है RR इंटरवल का जो है, तो 35 BPM ये आ गया इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। तो सिंपली आप नोट डाउन कर लेना। प्रोसेस में देखो आपको सब प्रोसेस तो एकदम आई थिंक अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, क्या मूव कर रहा है, क्या ट्रेवल कर रहा है। एक रिदमिक स्ट्रिप पे 10 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखते हैं, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 6। चलो ये सब अपन बात करेंगे, अभी इस पे नहीं बात करते। एक चीज और बता देती हूँ, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि फिर से आपका प्रिपेयर है ऑलरेडी, लेकिन कुछ लेयर्स के नाम वगैरह वो आप ध्यान में रखो। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में हम जानते हैं कि जो लंग्स को सप्लाई जा रही है हार्ट से एंड बॉडी को सप्लाई जा रही है हार्ट से, और हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, इसके लिए 2 सर्किट बन रही है, एक पल्मोनरी सर्किट, एक सिस्टमिक सर्किट, दैट इज डबल सर्कुलेटरी। The blood flows strictly by a fixed route through blood vessels, the arteries and veins. Basically, each artery and veins consist of 3 layers. An inner lining of squamous endothelium. क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, द ट्यूनिका इंटिमा, इनर के लिए इंटिमा, अ मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, उसके बाद क्या है? स्मूथ मसल है, एंड इलास्टिक फाइबर्स, द ट्यूनिका मीडिया, ये हो गया मिडिल, एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां से आपको क्या करना है? नाम लिखो, पोजीशन तो इंटरनल एक्सटर्नल मिडिल हो ही जाएगी, क्लियर। नेचर लिखो, स्क्वैमस कहाँ है, फाइब्रस कहाँ है, कनेक्टिव फाइब्रस कहाँ है, ये चीजें लिख लो, स्मूथ मसल्स कहाँ है, एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट से जो जनरेट होता था, क्लियर। द ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो सिंपल सी बात, लेयर क्या है आपकी? ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजन फाइबर वाली, देन ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स वाली, एंड ट्यूनिका इंटिमा एंडोथेलियम स्क्वैमस एंडोथेलियम। याद रहेगा? ठीक है, 3 लेयर हैं वेसल्स को बनाने वाली। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, मतलब बोथ आर्टरीज एंड वेन। जब तक मैं स्पेसिफिक ना करूं तब तक स्पेसिफिक नहीं जाना है आपको। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। किसको थिन कर दिया? ट्यूनिका मीडिया को, मतलब स्मूथ मसल्स को उसने क्या कर दिया? थिन कर दिया। तो ल्यूमेन किस में ज्यादा होता है? डायमीटर किसका ज्यादा हो गया? जिसके पास मसल थिन थिन हो गई, मसल थिन हुई तो ये वाला स्पेस बढ़ गया, तो ल्यूमेन वाइडर क्वेश्चन आता है, ल्यूमेन वाइडर इन वेन। क्लियर? ल्यूमेन मतलब ये कैविटी जो स्पेस बन रहा है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर, ट्यूनिका इंटिमा इंटरनल, मिडिल ट्यूनिका मीडिया। इंटिमा मीडिया एडवेंसिया ट्यूनिका एक्सटर्ना को ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैरी ब्लड अवे, अब आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन, कैरी ब्लड
अवे फ्रॉम द ऑर्गन एंड टिश्यू बैक टू द हार्ट। वेन्स, वेन्स में वॉल्व होंगी, ये ध्यान में रखना है। ये देखो ये वॉल्व दिख रहा है हर इमेज में, आप देखो पहचानना है आपको। तो वेन वॉल्व वाली होंगी, ट्रू वॉल्व होंगी, एक डायरेक्शन में फ्लो मेंटेन रहेगा। एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पंप्ड, कुछ छूटा तो नहीं, देखिए यहाँ तक हो गया। आप देखो यहाँ फिगर मेंशन है, तो फिगर 18.4 ये वाला है, ये इमेज भी देख लेना। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा, कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो पढ़ा नहीं आपने। ये इमेज आया था अभी क्वेश्चन में, और बच्चे क्लेम कर रहे थे मैम ये तो इमेज ही नहीं दिया है एनसीईआरटी में, ये इमेज नहीं दिया है, इसके साथ दे देता तो दिया है। ये 3 इमेज दे के पूछा था कि आइडेंटिफाई द वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी। एलएन की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था। चलो अभी देखो, है ना, तो एकदम ध्यान से अटेंटिव होके, ये पाथ मैंने पढ़ा ही रखा है, फ्लो आपको समझ में आ गया है, ये सब आप बढ़िया से रिलेट कर पाओगे क्या जा रहा है, उसी को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। वॉल्स को ऐड करना था, लेयर को समझना था, वो मेंशन हो गया। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. इसको बोल दिए pulmonary circuit. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आके खत्म ये कहानी, वेंट्रिकल तक नहीं जा रही है, वेंट्रिकल अब हार्ट के अंदर है बेटा। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आया था, अभी जो टेस्ट बच्चे दे रहे हैं उसमें आया हुआ था। The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venues, reverse आ जाओ, venues, vein, vena cava, ठीक है, venues, vein and vena cava, and emptied into the right atrium. This is the systemic circulation. डायरेक्ट लाइन है, इसमें कहाँ गलती करना बनता है। The systemic circulation provides nutrient, oxygen and other essential substance to the tissue, तभी भाई वो systemic है ना, and takes CO2 and other harmful substance away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. ये भी पढ़ रखा है तुम लोगों ने। The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. Intestine, अगर एक को प्रायोरिटी देना है तो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड जाता है, स्टमक से भी जाता है, बट ये ध्यान देना, टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. कल ही देख लिया था, आर्टरीज के नेम याद रखना, कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफेरेंस आर्टरी। कुछ क्वेश्चन यहाँ से तो आई थिंक नहीं होगा, ये सब समझ में आ चुका है, इसलिए मैंने भी एकदम फास्ट से रिकॉल करा दिया। फ्लो आपको बहुत अच्छे से पहले भी दिखाया हुआ है, अभी समझो। एरोटा, आर्टरीज, इधर चल रहा है फाइन की तरफ जाएगा, मतलब ब्रॉडर से नैरो की तरफ जाएगा जब ब्लड लेके जाएगा, और जब ब्लड लेके हार्ट की तरफ आता है तो नैरो से ब्रॉडर ब्लड वेसल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, ब्रॉडर ब्लड वेसल्स की तरफ। तो यहाँ सीक्वेंस आपको वही रखना है, वेन्यूल, वेन, वेना केवा। यहाँ क्या रखना है, एरोटा, आर्टरीज, एरोटा, आर्टरीज, एट्रियोल, कैपिलरीज। देन राइट एट्रियम आ गया, तो अगेन फिर वही कहानी, वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, ऑक्सीजनेटेड हुआ, पल्मोनरी वेन से आया। अब एक क्वेश्चन और सुन लो, सिर्फ एक वो आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ब्लड को लंग्स की तरफ ले जा रही है बेटा, उसके पास होता है वॉल्व। आर्टरीज में वॉल्व अब्सेंट होती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट होता है। ओके, इसी का रिवर्स समझ लो, पल्मोनरी वेन्स, वेन्स में वॉल्व होती है, लेकिन वॉल्व लेस वेन अगर पूछता है, वॉल्व लेस वेन,
जो आर्टरी की तरह बिहेव कर रही है। इज इट क्लियर बच्चा? कुछ पूछना है? ये सब पे बात करते हैं अपन डिजीज वाले सेक्शन में। कुछ पहले का कुछ पूछना है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ पूछना है मैसेज करो। तब तक हम एक बार वो वाले ग्राफ पे ले चलते हैं आपको फिर से। ठीक है, ये ग्राफ ध्यान में रखना, इसमें वॉल्स की बात हो रही है, एक जगह वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, एक जगह एरोटिक प्रेशर की बात हो रही है। एकदम अच्छे से बिना घबराए खुद से ड्रॉ करो, खुद से पूछो, खुद से एनालाइज करो। सेम वे में कॉन्सेप्ट को सोचो, एरोटिक प्रेशर क्या कह रहा होगा, एट्रियल प्रेशर क्या कह रहा होगा, वेंट्रिकल प्रेशर क्या कह रहा होगा, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम क्या कह रहा होगा। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बार खुद से सोचना, आपको सब अब ये रिलेटेड लगेगा। इसके फंक्शनिंग के साथ ये वेव चल रही है। आरबीसी ई न्यूक्लिएट का मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए मोर स्पेस का होना, इसलिए वो एडॉप्टेशन आरबीसी के अंदर आया। एक ऐसा पैकेट बना दिया गया जो सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन को होल्ड कर सके। हाँ बेटा करेक्ट है। इंटरनल स्पेस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसी को हीमोग्लोबिन से आप रिलेट करोगे, हीमोग्लोबिन ही तो ले जा रहा है ना। तो सिर्फ एक पैकेट हो गया, पैकेट के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर आरबीसी एक पैकेट हो गया और पैकेट के अंदर हीमोग्लोबिन। दे डोंट रिप्रोड्यूस एंड डोंट मेटाबोलाइज। हाँ, ई न्यूक्लिएटेड में नहीं होगा, वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, डीएनए नहीं है उनके पास। एंड डोंट मेटाबोलाइज, ये रीजन भी है, पर प्रियोरिटी प्रियोरिटी इनकी नहीं है बेटा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो रह गया आरबीसी का, वही प्रायोरिटी है। करो अच्छे से एमसीक्यूज, उसके बाद कुछ भी डाउट हो सेंड करो, अच्छे से पेपर देना, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन प्यारे प्यारे हैं, अच्छे से आंसर करना। चलो बाय बेटा, गुड डे।